Hey, hi learners! Hope you guys doing great. We have did it book 1. बुक 1 के जैसे वादा किया था रोज ये सीरीज शुरू हुई चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 8 तक हमने टाइम से सारी चीज़ें विद केस स्टडी 16 दिन में कंप्लीट की. क्लैपिंग फॉर द स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं. आई नो कुछ 5 से 10 बच्चे हैं जो सीरियसली सीरीज़ को फॉलो है, तो क्लैप एंड थैंक यू अभी सीरीज़ के हर एक वीडियो को देखने के लिए. अब आज से मैं शुरू कर रहा हूं सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज दी पार्ट बी. आने वाले 8 दिन में, आज से आने वाले 8 दिन में, ख्याल से टुडे जब ये वीडियो आएगा डेट होगा 29 ऑफ नवंबर, 29, 38 और आपके 4 दिसंबर तक हम बाकी के 4 चैप्टर्स खत्म करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर आपकी 6 दिन सिर्फ और सिर्फ चलने वाले एमसीक्यूज, और क्योंकि 10 तारीख से मैं फिर से एक बार ब्रेक में हूँ 9, 10, 11, तो आपके पूरे एमसीक्यूज बैक टू बैक आएंगे. तो शुरू करते हैं बिना समय वेस्ट किए फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर क्या कहता है कि भाई जब भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात आएगी तो 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. एक क्या है सर, हमें पैसों को ढंग से प्रोक्योर करना है. सर आज सिंपल सा फंड है. प्रोक्योर करने का मतलब क्या सर, आज अगर इफ यू आर गेटिंग फाइनेंस एट द रेट ऑफ 8%, 10% और 7%, हम कौन से रेट से लेना प्रेफर करेंगे जो हमें एकदम कम से कम रेट पे दे, एकदम मिनिमम टू मिनिमम, एक सेकंड, एकदम मिनिमम टू मिनिमम रेट पे जहां पे हमें पैसा मिलेगा हम उसी से पैसा लेना प्रेफर करते हैं. एज वेल एज यूसेज. सर अब जो पैसा आया है उस पैसे को हमें कहीं ना कहीं लगाना है. कहां लगाओगे, 10% पे, 12% पे या 15% पे. जो पैसा आ गया है उस पैसे को मुझे लगाना है जहां से मुझे अब आने लगे मैक्सिमम रिटर्न जो है यूसेज. तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न विद 2 थिंग्स, दैट इज मैनेजिंग ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड मैनेजिंग ऑप्टिमम यूसेज. 2 चीजें क्या है, एक तो पैसों को ढंग से प्रोक्योर करना, अब जो पैसा आ गया है इसी पैसों को ढंग से यूज करना. अब जो एम्स एट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड, जो पैसा है हमें सस्ते से सस्ते रेट में लाना है. अब भैया मेरे पास 8% भी है, 10% भी है, 7% भी है, किस रेट पे पैसा लेना प्रेफर करूं जहां पे एकदम सस्ता. सस्ता कौन सा है, 7%, तो 7% में पैसा लेना प्रेफर करेंगे. अब ये जो पैसा आ गया है इस पैसे को कहां पे लगाना प्रेफर करें, 10%, 12%, 15%, 15%, क्योंकि यहां पे कहीं ना कहीं हमारा मैक्सिमम रिटर्न है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक और चीज की बात करता है भाई, एक तो सही समय पे भी पैसा चाहिए और अमाउंट भी चाहिए. इसका एक और छोटा सा बात है जिसको फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे. फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2 इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, मैनेजिंग योर फाइनेंस में 2 चीजें, एक है ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट एज वेल एज ऑप्टिमम यूसेज. एक सेकेंड, एक्चुअली गाइस बीच में थोड़ा सा देखना पड़ता है वीडियो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा. ओके, स्टोरेज इश्यू तो नहीं है, पूरा स्टोरेज क्लियर ही कर दिया मैंने. तो अब व्हाट आर द फैक्टर्स, इसको समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड अ बैलेंस शीट. तो जैसे हमारे बैलेंस शीट में यहाँ पे होती है 2 चीजें, नॉन करंट एसेट और एक होता है करंट एसेट. यहाँ होता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड, यहाँ होता है नॉन करंट लाइबिलिटी और यहाँ होती है करंट लाइबिलिटी. तो सबसे पहले हमें ये जानना है द साइज एज वेल एज द कंपोजिशन ऑफ योर फिक्स एसेट, कि भाई फिक्स एसेट कौन सी है. ठीक है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है जानना ना कि फिक्स एसेट की कौन सी फिक्स एसेट है, कितना पैसा लगा है, क्या है, क्योंकि पैसों की बात होगी. दूसरा करंट एसेट की हम बात करें तो टोटल ऑफ करंट एसेट्स को हम एक फैंसी वर्ड यूज किया है बुक्स में, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम. योर क्वांटम ऑफ करंट एसेट एंड ब्रेकअप इनटू स्टॉक, डेटर्स एंड कैश बैलेंस. कुछ भी लिख सकते हैं. ब्रेकअप टोटल ऑफ करंट एसेट एंड ब्रेकअप इनटू कैश, डेटर्स एंड स्टॉक. अब भैया ये होती है हमारी लॉन्ग टर्म, ये होती है हमारी शॉर्ट टर्म. तो अब ये डिसाइड करना कि लॉन्ग टर्म से कितना पैसा लाना है और शॉर्ट टर्म से कितना पैसा लाना है. यार तुम अगर लंबे समय के लिए पैसा लेकर आओगे, कहीं ना कहीं हमारी जो लिक्विडिटी होगी वो ज्यादा रहती. क्यों सर, पैसा मुझे आज मिला है, उस पैसे को मुझे 10-20 साल बाद देना है, तो हैव अ लिक्विडिटी, मैं इसको आराम से दे सकता हूं मेरे हाथ में. तो लॉन्ग टर्म से पैसा लोगे तो लिक्विडिटी ज्यादा. लेकिन सर अगर मैं सोच रहा हूं मैं शॉर्ट टर्म से पैसा लेता हूं, ले बॉस कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी कम है, पैसा 1 साल में देना पड़ेगा. लेकिन अगर 1 साल में पैसा देना है तो उसमें रिटर्न भी
हमें कम देने पड़ते हैं, और जब कभी भी मुझे रिटर्न कम देने पड़ेंगे उससे मेरी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एक तरीके से हो जाएगी हाई। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, अगर आपको लॉन्ग टर्म से लेना हो तो फायदा है लिक्विडिटी, एल से लॉन्ग टर्म, एल से लिक्विडिटी। और वही पैसा अगर मैंने शॉर्ट टर्म से लिया, किससे लिया? शॉर्ट टर्म से, तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगी? हाई। एल से लॉन्ग टर्म, एस से प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट क्या है? अब भैया डिसाइड कर लिया लॉन्ग टर्म से 90 करोड़ लूंगा, शॉर्ट टर्म से 10 करोड़। अब सर लॉन्ग टर्म में एक पॉइंट डिसाइड करना है, दैट इज द ब्रेकअप। फोर्थ पॉइंट क्या है? द ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म इनटू डेब्ट एंड इक्विटी। अगेन चारों पॉइंट देखेंगे, द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, the quantum of current asset, break up into cash, stock and receivables, amount of long term and short term, long term से ज्यादा लोगे तो liquidity, short term से ज्यादा लोगे तो profitability, and break up of, ये जो long term है उसको break up किसमें करना है? debt and equity, किसमें करना है? debt and equity। भैया सर ये चारों पॉइंट तो बैलेंस शीट की बात करते हैं, बट क्या सर हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें बैलेंस शीट नहीं आती, उसमें एक और चीज आती है, दैट इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। सो ऑल द आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस, सर इंटरेस्ट, एक्सपेंस, ये सारी चीजें भी मैटर कर जाती है। क्लियर? तो पांचों पॉइंट के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। गाइस आज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स या जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं एक ही मकसद है, एक ही मोटिव है, एक ही टारगेट है कि जो भी मैंने पैसा लगाया है या जो भी मैं फंड लगा रहा हूं उस पैसे पे मुझे चाहिए मैक्सिमम रिटर्न। अब मैक्सिमम रिटर्न कैसे होता है कि जो भी मेरा पैसा है या जो भी मेरा शेयर प्राइस है वो होना चाहिए इंक्रीज। एज ए ओनर ऑफ ए कंपनी, एज एन इन्वेस्टर, जब मैंने शेयर खरीदा है बढ़ना चाहिए। इसी का एक वर्ड दिया है जिससे हम बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि जो मेरा पैसा है या जो मेरा शेयर प्राइस है या जो ओनर ने पैसा लगाया है वो पैसा एकदम धन 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 एकदम फास्ट बढ़ना चाहिए। शुड बी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये होगा कैसे कि सर जब भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सर जो मैंने पैसा लगाया है उस पे जो मेरा रिटर्न है दैट शुड बी मोर देन कॉस्ट। कि सर मेरा रिटर्न आ रहा है 15%, मेरा कॉस्ट 10, कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, जो मैंने पैसा लगाया है उसमें रिटर्न शुड बी मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यही लिखा हुआ है, मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ, जिसे हम बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और ये कैसे होगा? जब भी मेरा जो कॉस्ट है, जो रिटर्न है, जो मेरा रिटर्न है, द बेनिफिट्स, द रिटर्न शुड बी मोर देन द कॉस्ट। समझ आया? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिंपल सा अगर एक वर्ड में, दो वर्ड में पूछा जाए, दैट इज द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड दैट विल बी अचीव्ड व्हेन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द कॉस्ट। अब जो हमारे तीन तरीके के फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है फाइनेंसिंग, एक होता है डिविडेंड। देखो फाइनेंशियल है और यहां पे फाइनेंसिंग है, याद रखना। फाइनेंशियल तीन तरीके के, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। तो बच्चों ये सही तो तीन होगा। अभी तो आपने बताया सर पैसा कहां से आएगा? फाइनेंसिंग। पैसा कहां इन्वेस्ट होगा? इन्वेस्टमेंट। और सर अब पैसा इन्वेस्ट करके मैंने 100 करोड़ के 400 करोड़ बना दिए, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 300 करोड़ ना। इस प्रॉफिट का क्या करना है? सर बिजनेस में रखना है या बिजनेस से निकाल देना है? उस डिसीजन को हम बोलते हैं डिविडेंड। तीन डिसीजन हुए, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का है, जो भी पैसा है वो कहां इन्वेस्ट करोगे। ये दो तरीके के डिसीजन होते हैं। कितने? दो तरीके के। एक होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम बोलते हैं सीबीडी। क्या बोलते हैं? सीबीडी। एंड सीबीडी स्टैंड्स फॉर कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या होता है? सीबीडी स्टैंड्स फॉर कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और जो मेरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है उसे हम बोलते हैं डब्ल्यूसीडी, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। अब गाइस लॉन्ग रन में अब तीन चीजें याद रखना, इसको मैं याद करने टेक्निक बता देता हूं। लॉन्ग रन इज लाइक शादी, इट इज फॉर लॉन्ग रन। शादी में पैसा लगता है, लार्ज अमाउंट,
पैसा ज़्यादा है तो शादी में रिस्क भी है। अब समझ जाओ कौन सा रिस्क। और एक बार शादी कर ली तो बदल थोड़ी ना सकते हो, तो शादी इज लाइक इरिवर्सिबल। इनको हम बदल सकते हैं क्या? दे आर इरिवर्सिबल। 4 फैक्टर कौन से हैं? लॉन्ग टर्म, लार्ज अमाउंट, हाई रिस्क। क्या बोला? लॉन्ग टर्म, लार्ज अमाउंट, हाई रिस्क एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट, इरिवर्सिबल। अब गाइस इसमें 3 चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है एमसीक्यू। द साइज ऑफ एसेट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस इफेक्ट करता है कि भाई आज आपके कैपिटल बजटिंग में कुछ डिसीजन इंपॉर्टेंट है कि आप कितने एसेट लगाते हो, कौन सा एसेट लगाओगे उससे पता चलेगा रिटर्न कैसा आएगा। आज ईवी लगाओगे आपको पता है उसमें ज्यादा रिटर्न आएगा एज कंपेयर टू पेट्रोल। और लास्ट है कॉम्पिटिटिवनेस। आज आप कुछ ऐसे बिजनेस में उतर रहे हो जहां आप एक लौते हो तो यू में अर्न गुड। अब ऐसे बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा दिक्कत है। आज टेस्ला ने पैसा क्यों कमाया? क्योंकि उसने ईवी स्टार्ट कर दिया था जब दुनिया में कोई नहीं था। तो ये मैटर करता है साइज ऑफ एसेट, कॉम्पिटिटिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। वर्किंग कैपिटल, अबाउट द कैश वगैरह, ये वर्किंग कैपिटल का आपने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है। डे टू डे, हमारी डे टू डे एक्टिविटी। वर्किंग कैपिटल मतलब हाथ में पैसा कितना है, हाथ में पैसा यानी कि लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर कॉमन पूछे एक फैक्टर तो दैट इज योर प्रॉफिटेबिलिटी। फाइनेंशियल डिसीजन करते ही प्रॉफिट कमाने के लिए, तो प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी यहां पे। और यहां पे क्या है हमारा साइज ऑफ एसेट, कॉम्पिटिटिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को याद रखिएगा। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो 3 फैक्टर होते हैं। सबसे पहला है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। तो हमें देखना होता है अब जब भी हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे तो बहुत सारा पैसा आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, सीरीज ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। हमें इस सीरीज को बहुत अच्छे से एनालाइज करने की जरूरत है। हमें देखना है कब पैसा आ रहा है, हमें देखना है कब पैसा जा रहा है। तो दैट इज द कैश फ्लो कि देखो आज पैसा लगा रहे हो कब आने वाला है, आज लगा रहे हो रोज आएगा कि साल के एंड में आएगा। दैट इज द कैश फ्लो। दूसरा है द रेट ऑफ रिटर्न। ये एकदम इजी पॉइंट है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे? 10 या 12, 12 या 15, सर 15। सेम रिस्क पे जहां पे मुझे ज्यादा रिटर्न मिल रहा होगा, सेम रिस्क लगा के जहां पे मुझे ज्यादा रिटर्न मिल रहा होगा हम वही लगाएंगे। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इसमें 2 पॉइंट याद रख लीजिएगा। एक है सबसे पहले अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कि सर देखो आइडिया बहुत सॉलिड है, रिटर्न इज 100% इन 1 ईयर, बट पैसा लगाना पड़ेगा 20,000 करोड़, नहीं पॉसिबल। दूसरा इसी में एक फैक्टर आता है सर इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब सर रिटर्न मिल रहा है 10%, बट मेरी क्रेडिट वर्दीनेस, मेरी गुडविल नहीं है, मुझे पैसा मिल रहा है 15%। मेरी कोई क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, मेरी गुडविल नहीं है, मेरी इमेज नहीं है, और वही मुझे पैसा मिल रहा है 15%, चलेगा क्या? नहीं चलेगा सर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किस रेट पे हमें पैसा मिला। 3 है कैश फ्लो, इनफ्लोज एंड आउटफ्लो, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। रेट ऑफ रिटर्न हाईएस्ट देखना है, और उसके अलावा अदर में अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हो गया 3 डिसीजन। अब नेक्स्ट है फाइनेंशियल डिसीजन, किस सोर्स से पैसा लेना है। तो इंडिया में 2 ही सोर्स है, एक है बीएफ मतलब वैसे 2 भी सोर्स होता है, जान दो, बोरोड फंड, नो जोक्स, एंड नेक्स्ट है ओनर्स फंड जिसको हम शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं। अब इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टर्म है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क इज नथिंग बट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। व्हाट इज दिस फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन? भाई तुम जिससे पैसा लेते हो ना कुछ ऑब्लिगेशन होती है। सर अगर आपने डिबेंचर से पैसा लिया तो आपको इंटरेस्ट देना है, प्रेफरेंस से पैसा लिया तो डिविडेंड दिया, तो ये जो ऑब्लिगेशन में देना ही पड़ेगा। प्रॉफिट हुआ है तो देना ही पड़ेगा, या इंटरेस्ट तो नहीं हो तो भी देना पड़ेगा, उससे हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। अगर हम ये नहीं दे पाए तो क्या दिक्कत आएगी? तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। अब इसकी डेफिनेशन में लिखवा देता हूं, द रिस्क ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ये नहीं चुकाया तो क्या टेंशन आएगी, उससे हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, और इसके बाद एक और टर्म है दैट इज द फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट इज पैसा पाने के लिए खर्चा पाने से होता है। बाहर घूमने जाना होता है तो पहले मम्मी को मनाना पड़ता है, वैसे ही जब इक्विटी से पैसा पाना है तो अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स, एडवर्टाइजमेंट, प्रोस्पेक्टस, बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं। इन खर्चों को हम कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट।
ठीक है, अब यही डिसीजन से हमें पता चलता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की एक डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं ना, जो पैसा है उस पर क्या कॉस्ट मुझे देना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने बैंक से लोन लिया 10% पे, 10% द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिकॉज 10% मुझे उसको देना है। तो अब एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको एक चीज बता देता हूं, डेब्ट इज चीपर। ये मैं आपको समझाऊंगा, ये फर्स्ट पॉइंट भी आज फैक्टर में क्यू। सपोज एक्स है, इसने कंपनी को 10 लाख रुपए लोन पे दिए गए और वो 10% रिटर्न इंटरेस्ट पे। अब यही कंपनी उसे बोलती है कि आप मेरे बन जाओ इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब जाहिर सी बात है इसका रिस्क फैक्टर बढ़ गया, क्योंकि भाई अब तो पता नहीं पैसा मिले या ना मिले, इक्विटी शेयर होल्डर फिक्स नहीं होता। तो अब इसका जब रिस्क बढ़ गया तो रिटर्न भी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगे। तो हमेशा डेब्ट एक प्रकार से चीपर सोर्स होता है एज कंपेयर टू इक्विटी। तो जैसे जैसे आप डेब्ट बढ़ाओगे ना, हमारा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन तो बढ़ रहा है भाई, टेंशन बढ़ रहा है, देना पड़ेगा, तो रिस्क तो बढ़ेगा। ये याद रखना स्टेटमेंट है, जैसे जैसे डेब्ट बढ़ाओगे रिस्क तो बढ़ेगा, बट जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा। क्या बढ़ेगा? रिस्क बढ़ता चलेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटता चलेगा। रिस्क बढ़ता चलेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटता चलेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब बहुत सारे फैक्टर्स है। सबसे पहला फैक्टर कॉस्ट। प्रूडेंट हमेशा सस्ता लेना चाहिए। चीपर कौन सा होता है? डेब्ट। महंगा कौन सा होता है? इक्विटी। नेक्स्ट है रिस्क। अभी मैंने बताया रिस्क। अब सपोज मैंने डेब्ट वालों से पैसा लिया है, अब मैंने अगर पैसा लिया है तो मुझे उनको उस पर हर बार क्या देना पड़ेगा? एक सेकेंड ना, माइक चेक कर रहा हूँ। हर बार मुझे उस पैसों पे क्या देना पड़ेगा? हर बार हमें उस पैसों पे देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो रिस्क इसमें ज्यादा होता है डेब्ट। अगर मुझे लो रिस्क चाहिए, इफ आई नीड अ लो रिस्क, तो हम जाएंगे इक्विटी की ओर। अभी मैंने आपको बताया फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट इज नथिंग बट दी कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन रेजिंग द फंड। मैं चाहता हूं ये मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट कम से कम रहे, मेरा कम पैसा लगना चाहिए पैसा पाने के लिए। अगर अब फ्लोटेशन कॉस्ट हाई होता है इक्विटी में, क्यों? बिकॉज इक्विटी में हमें अंडरराइटर्स, प्रोस्पेक्टर्स, एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारे ब्रोकर्स, बहुत खर्चे लगते हैं। तो हम डेब्ट से लेते हैं, सपोज हमने बैंक लोन लिया तो एक प्रोसेसिंग फीस है, कोलैटरल चार्जेस, दैट्स इट। तो ये लो होता है डेब्ट में, हाई होता है इक्विटी में। अब मुझे फ्लोटेशन कॉस्ट अगर लो चाहिए तो गो फॉर डेब्ट, और फ्लोटेशन कॉस्ट हाई चलेगा तो गो फॉर इक्विटी। नेक्स्ट है गाइस कैश फ्लो पोजीशन। मेरे हाथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, मेरे पास सफिशिएंट कैश फ्लो, मैं तगड़ा पैसा हाथ में रखता हूं। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो तो लो ना उधार, क्या दिक्कत है? मजे से इंटरेस्ट देते रहना। लेकिन अगर यही कैश फ्लो मेरे पास वीक है तो गो फॉर डेब्ट, सॉरी गो फॉर इक्विटी, क्योंकि हम नहीं दे पाएंगे। जब इंटरेस्ट नहीं दे पाओगे तो क्या प्रेफर करना चाहिए? इक्विटी। लेकिन आप इंटरेस्ट दे सकते हो, देन गो फॉर डेब्ट। नेक्स्ट है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर हमारे बिजनेस को चलाने के खर्चे बहुत ज्यादा है, जैसे कि एक एयरलाइन बिजनेस, वहां पे बहुत ज्यादा हमारा रेंट होता है, कैबिन क्रू सैलरीज होते हैं, खर्चे बहुत ज्यादा, डेब्ट नहीं लेना चाहिए, प्रिफर करो इक्विटी। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा चलेगा तो ले लो डेब्ट। नेक्स्ट है कंट्रोल। आप चाहते हो कि आपके बिजनेस का कंट्रोल आप ही के पास रहे, हम किसी को भी कंट्रोल देना नहीं चाहते हैं, तो कंट्रोल आपने पास रखना है तो गो फॉर डेब्ट। क्योंकि जब हम किसी से लोन लेते हैं कंट्रोल मेरे पास ही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम किसी को शेयर्स देते जा रहा हूं, मेरा कंट्रोल भी क्या हो रहा है? डिक्रीज। अगर कंट्रोल डाइल्यूट करना चलेगा तो गो फॉर इक्विटी। लेकिन बिजनेस में कंट्रोल आप ही के पास चाहिए, देन गो फॉर डेब्ट। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। दो तरीके के होते हैं, एक होता है बुलिश, एक होता है बेयरिश। बढ़ते हैं मार्केट में क्या लोगे? सबको पता है हर्षद मेहता, बढ़ता हुआ मार्केट शेयर्स। गिरते हैं मार्केट में क्या लोगे? जो है हमारा डेब्ट। एक सेकंड में देखना तो वीडियो यहां तक सही बना के रिवाइज करा दूंगा।
चलो सो गाइस, अभी तक हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े। सबसे पहला था कॉस्ट, सस्ता होता है डेब्ट, रिस्क हाई किस में होता है डेब्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट कम चाहिए तो गो फॉर डेब्ट, कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है तो अगेन गो फॉर डेब्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो गो फॉर डेब्ट, कंट्रोल आपको अपने पास ही रखना है तो गो फॉर डेब्ट, और मार्केट बियरिश है तो गो फॉर डेब्ट। इसी का उल्टा, महंगा कॉस्ट चलेगा तो इक्विटी, रिस्क कम चाहिए तो इक्विटी, फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा चलेगा तो इक्विटी, वीक कैश फ्लो है तो इक्विटी, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो इक्विटी, कंट्रोल जाए तो चलेगा तो इक्विटी, और बुलिश है तो इक्विटी। सबके मैंने रिवाइज करा दिए, ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है अब आपका डिविडेंड डिसीजन, जो है आपका तीसरा। डिविडेंड इज द जो हमने प्रॉफिट कमाया, अब उस प्रॉफिट के साथ हम दो चीजें कर सकते हैं, या तो बिजनेस में री इन्वेस्ट, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो मेरे बिजनेस में फिर से लगता है उसे हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट का जो वो हिस्सा जो मैं अपने बिजनेस में फिर से लगाता हूं उसे हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स। और प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कहीं ना कहीं मैं अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ मच एंड हाउ शुड बी रिटेन। तो यहां पे हमें ये डिसाइड करना है कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना प्रॉफिट बिजनेस में रहेगा। चलो आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है इसमें फैक्टर्स, तो 4 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। मैंने या तो इस साल या लास्ट ईयर बहुत पैसा कमाया, क्या करंट ईयर या पास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में बहुत पैसा कमाया, इसके वजह से अगर मैं ज्यादा डिविडेंड दे रहा हूं तो फैक्टर हो जाएगा अमाउंट ऑफ अर्निंग। दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, कि भाई दो कंपनी है, कंपनी ए 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़, दैट्स अ स्टेबल अर्निंग। कंपनी बी 100 90 50 70, कभी ऊपर नीचे। इफ यू हैव अ स्टेबल अर्निंग, जैसे गवर्नमेंट कंपनी की स्टेबल होती इतनी तो आई जाती है, अगर स्टेबल अर्निंग है तो डिविडेंड क्या हो जाएगा? स्टेबल अर्निंग है तो डिविडेंड हो जाएगा हाई। और वही कहीं ना कहीं हमारी अनस्टेबल है, ऊपर नीचे, तो डिविडेंड हो जाएगा लो। स्टेबल हाई, अनस्टेबल लो। नेक्स्ट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। मेरे बिजनेस में बहुत हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। मैं एक, जैसे अमेजॉन 1 का 2, 2 का 4, 4 का 10, हम ऐसा बिजनेस था स्टार्टिंग में। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो रखो ना बिजनेस में, रिटेन अर्निंग्स विल बी हाई। लेकिन अगर मेरे बिजनेस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ भी कर लो इतना ही कमाओगा, तो हम प्रेफर करेंगे डिविडेंड। नेक्स्ट, इफ वी हैव अ स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, भाई हाथ में भी तो पैसा चाहिए। तुम्हें 100 करोड़ के सामान को 500 करोड़ में बेचा, 400 करोड़ कमाया, कोई दिक्कत नहीं। बट अब हम डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। क्यों? ये 500 करोड़ हमें 4 साल बाद मिलेंगे। वी नीड अ स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो। डिविडेंड इज एन एक्चुअल पेमेंट ऑफ कैश। भाई तुम्हारे हाथ में पैसा चाहिए ना, अगर वी हैव अ स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो तो गो फॉर डिविडेंड। वीक तो रिटेन अर्निंग्स। नेक्स्ट, टैक्सेशन पॉलिसी। अब एक बात समझना, पहले क्या होता था कि ये पॉइंट अब रिलेवेंट नहीं है। ये जो डिविडेंड होता था ना, इस पे टैक्स भरती थी कंपनी। करंट सिचुएशन में यही डिविडेंड पे अब टैक्स भरते हैं इन्वेस्टर्स। तो अब क्या हो गया, ये जो टैक्स है कंपनी भर रही है, तो पहले सीधी सी बात है, इसमें एग्जाम में सबसे इजी पॉइंट होता है हाई टैक्स रेट, तो कंपनी बोलेगी लो डिविडेंड। लो टैक्स रेट तो कंपनी बोलेगी हाई डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड एकदम सिंपल पॉलिसी की टैक्स भरना है कंपनी को, उसको हम बोलते हैं डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। सेक्शन में पूछ लो, सेक्शन 115, टैक्स का नाम है डीडीटी, सेक्शन है 115, कुछ भी पूछ लो दोनों आना चाहिए। चलो ये भी एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया। तो भाई अब अगर टैक्स बढ़ेगा तो डिविडेंड कम होगा, टैक्स कम होगा तो डिविडेंड बढ़ जाएगा। सॉरी, इसमें एक और पॉइंट रह गया। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। मैं जानबूझ के ज्यादा डिविडेंड नहीं दे रहा हूं, या कम, मैं जानबूझ के कम डिविडेंड नहीं दे रहा हूं, या मैं ज्यादा डिविडेंड इसलिए दे रहा हूं ताकि शेयर मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज जाए, लोगों को लगने लगे भाई अपन कुछ नया कर रहे, भाई अपन कुछ बढ़िया कर रहे, अपन कुछ ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, लोगों के माइंड में पॉजिटिविटी जाए।
जिससे मेरा शेयर प्राइस इंक्रीज हो जाए। इसे हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट रिएक्शन। इंक्रीज इन डिविडेंड एक तरीके का पॉजिटिव न्यूज माना जाता है, इससे शेयर प्राइस बढ़ जाता है। और वैसे डिक्रीज इन डिविडेंड एक नेगेटिव न्यूज माना जाता है, नेगेटिव सेंटीमेंट माना जाता है, इससे हमारा शेयर प्राइस गिर जाता है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अब इसमें कीवर्ड याद रखिएगा, अर्निंग पोटेंशियल। समझा देता हूं। पहले साल भैया तुमने 100 कमाए, तुमने 10 दिया, 200 कमाए 20 दिया, 300 कमाए 30 दिया। पहले भी 10 था, अभी भी 10 है, लेकिन हम ज्यादा डिविडेंड क्यों दे रहे हैं? आपको लग रहा है पैसे कमाने की क्षमता बढ़ गई है। डिविडेंड नॉट अटर इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग डिविडेंड तभी बढ़ता है जब आपको लग रहा है आगे जाके पैसे कमाने की, क्या जो हमारे बिजनेस में पैसा है उसकी कमाने की क्षमता बढ़ गई है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो तो जल्दी बताओ। यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी बताओ। ओह सॉरी मैं रिकॉर्डिंग में नहीं लाइव हूँ, सॉरी रिकॉर्डिंग को। चलो अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है शेयर होल्डर प्रेफरेंस। दो तरीके के शेयर होल्डर होते हैं, एक होता है रिस्क टेकर, एक होता है रिस्क अवर्स। भाई हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 10। हम रिस्क लेना चाहते हैं तो दे लो डिविडेंड, रिटेन अर्निंग्स। हमें रिस्क नहीं लेना, नो नो नो, वी डोंट वांट टू टेक रिस्क, तो गो फॉर देन रिटेन, देन गो फॉर डिविडेंड। रिस्क लेना है तो पैसा लगाओ, रिस्क नहीं लेना है तो डिविडेंड दे दो। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, जब चाहो तब अगर मुझे पैसा मिल रहा है तो अभी रख के क्या मतलब, रिलायंस को जब चाहो तब पैसा मिल जाएगा तो दे दे डिविडेंड। लेकिन कोई एक स्टार्टअप मैंने अभी स्टार्ट किया ऐसे एजुकेटर, हमें कोई पैसा इजीली नहीं मिलेगा, तो हम क्या प्रेफर करते हैं? हम अभी प्रेफर करते हैं रिटेन अर्निंग्स। बस इससे याद आया, मेरा चैनल भले ही छोटा है, इरादे बहुत है यार। मुझे भी पता है कि ना इस वीडियो को हर कोई इतना नहीं देख रहा है, नहीं मतलब इतने फॉलोअर्स अभी जब शूट किया होंगे 380 390 ही थे, बट एक दिन जरूर चैनल बनेगा, एक दिन, वन डे, एक दिन टाइम तो पक्का आएगा, बस मेहनत जरूर रोज करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सेस, अगर एक्सेस है तो डिविडेंड, एक्सेस नहीं है तो रिटेन अर्निंग्स। नेक्स्ट है लीगल कांस्टेंट। आपको जो भी डिविडेंड देते हो गवर्नमेंट, कंपनी से भी ये सबके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, दैट इज योर लीगल। कॉन्ट्रैक्चुअल में एक ही पॉइंट आता है, ध्यान समझाता हूं। सपोज एक कंपनी है, उसने इस XYZ वाले बंदे से लोन लिया, पैसा क्या लिया? लोन। अब भाई जब तुमने इससे पैसा लोन लिया, अब तुम्हें हर साल इसको देना पड़। अब इससे साथ डील हुई कि भाई जब तक मैं तेरा पैसा नहीं चुका दूंगा मैं एक भी रुपए का डिविडेंड नहीं दूंगा। क्या गवर्नमेंट ने ऐसा बोला? क्या सेबी? नहीं, हमने खुद ही एक एग्रीमेंट करके, इसमें वर्ड याद है, एग्रीमेंट करके रिस्ट्रिक्शन लगाया, जब तक आपका पैसा नहीं चुका देता एक भी रुपए का डिविडेंड नहीं दूंगा। इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल। अब नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, इसका काम है स्मूथ। जब दो चीजें, दो ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले इंश्योर अवेलेबिलिटी, जब पैसा चाहिए, जब हमें पैसा चाहिए तब हमारे पास पैसा होना चाहिए। जब भी हमारे बिजनेस को पैसे की जरूरत हो तब होना चाहिए। दूसरा कि अननेसेसरी पैसा नहीं रेस करना। मुझे कल 10 करोड़ चाहिए तो 10 ही होने चाहिए, 12 भी नहीं और 8 भी नहीं। क्यों सर? 8 नहीं होगा तो काम नहीं हो पाएगा। और सर अगर 12 ले लिया तो सर एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा। होप आपको कॉस्ट का मतलब पता चल गया, तो रिटर्न देना इस पे 12 पे ज्यादा है। इसलिए दो चीजें, सबसे पहले अवेलेबिलिटी, जब पैसा चाहिए तब होना चाहिए। दूसरा अननेसेसरी पैसा नहीं रेस करना। अब इसमें जो शॉर्ट टर्म प्लान होते हैं, क्या गाइस, जो भी मेरे शॉर्ट टर्म प्लान है उसको हम बोलेंगे बजट, और जो हमारे लॉन्ग टर्म प्लान है उससे हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। शॉर्ट टर्म बजट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगेन तो यहां पे प्रॉपर एस्टिमेशन करना पड़ेगा, कहां से आप पैसा लाओगे। यहां पे हमें सही उतना ही लाना है जितना चाहिए, अननेसेसरी नहीं। अननेसेसरी लाओगे तो कॉस्ट हमारे बढ़ जाएगा। जबरदस्ती के कॉस्ट हमें बढ़ाने नहीं है। अब इसके इंपॉर्टेंस, अब इसको मैं याद करने की टेक्निक बताता हूं। जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या करते हैं, वी फोरकास्ट। तो एक ब्लूप्रिंट बन गया अलग अलग सिचुएशन में क्या है। जैसे बर्थडे पार्टी को हम फोरकास्ट प्लान करते हैं, प्लानिंग करने से हमारे शॉक्स रिड्यूस हो जाते हैं।
जब प्लानिंग कर लेते हो, प्लानिंग का इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेशन होगा तो जो वेस्टेज है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस। अगेन फोरकास्टिंग की, फोरकास्टिंग करोगे तो सेकंड पॉइंट निकल के आएगा, शॉक्स रिड्यूस होंगे, और शॉक रिड्यूस होने से प्लान अच्छा किया, मतलब कहीं ना कहीं देयर इज अ कोऑर्डिनेशन अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट। और नेक्स्ट रिड्यूस वेस्टेज एंड डुप्लीकेट, फूफा जी वाला पॉइंट अपना। और दो इजी पॉइंट, आज प्रेजेंट को हम प्लानिंग में ही करते हैं, लिंकिंग प्रेजेंट विद फ्यूचर। यहां पे हम लिंक करते हैं कि सही समय पे पैसा आ जाना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट विद फाइनेंसिंग। 6 पॉइंट क्या हो गए, फोरकास्ट करना, बिजनेस शॉक्स कम आना, कोऑर्डिनेशन, रिड्यूस, ये सारी चीजें हैं। चलो अब नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट। अब गाइस मैंने सम इस वीडियो में नहीं डाला है, सम के लिए ये 30 डे सीरीज के बाद एक अलग से एक दिन होगा जहां पे हम सम्स की प्रैक्टिस करेंगे, एक सम का वीडियो अलग से आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर। दिस इज नथिंग बट द मिक्स बिटवीन द ओनर्स फंड एंड द, कि कितना डेप्थ से ला रहे हो, कितना इक्विटी से। अब इस पे कुछ पॉइंट फाइनेंसिंग वाले, कुछ नए हैं, हम समझते हैं। सबसे पहले कैश फ्लो पोजीशन। अब बिजनेस का माना स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो में हम प्रेफर करते हैं। स्ट्रॉन्ग क्या है समझिए, कि जब आप अपने बिजनेस को चला पा रहे हो, आपको अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने हैं, आप वो कर पा रहे हो, जो कोई उधारी है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, वो भी दे पा रहे, उसके बाद भी समझ लो सबके लिए मेरे पास पैसा इतना है कि घर चल रहा है, मम्मी को दे पा रहा हूँ, वाइफ को दे, फिर भी पैसा बच रहा है ना, तो लोन ले लेना। बिजनेस के सारे ऑपरेशन, लोन, इन्वेस्टमेंट करने का पैसा बच रहा है तो डेट। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो हो अगेन डेट, वीक कैश फ्लो हो इक्विटी। नेक्स्ट है आईसीआर। आईसीआर फॉर्मूला इज EBIT अपॉन इंटरेस्ट। सर आप में कितना दम है, सर आप में कितनी पोटेंशियल है इंटरेस्ट भरने की। अगर मेरा ये आईसीआर है हाई, तो बोलो हम लेंगे डेब्ट। क्या लोगे, डेब्ट। हायर आईसीआर डेब्ट। और यही अगर आईसीआर मेरा लो है तो लेंगे इक्विटी। सर ज्यादा बार इंटरेस्ट भर सकते तो लो डेब्ट, कम बार भर सकते तो लो इक्विटी। सर आईसीआर तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की बात करता है, बट हमें रियल लाइफ में इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल ऑब्लिगेशन भी तो देना है। तो एक बड़ा टर्म निकल कर आया जिसको हम बोलते हैं DSCR। DSCR is a wider term than ICR first of all। ये सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, उसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑब्लिगेशन की भी बात करता है। किसकी बात करता है DSCR? इंटरेस्ट तो देना ही देना है, साथ साथ में प्रिंसिपल ऑब्लिगेशन भी। तो विच वन इज वाइडर, ICR, DSCR? DSCR। क्लियर, क्लियर है, क्लियर है। तो अगर हमारा DSCR बढ़ रहा है तो गाइस, अगर मेरा कहीं ना कहीं DSCR बढ़ रहा है तो डेप्थ लेंगे, लोअर DSCR में हम इक्विटी लेंगे। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आपको सब में क्लियर होगा, इतना समझ लेना। जब भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट, उसे हम बोलते हैं फेवरेबल लिवरेज। और जब भी फेवरेबल लिवरेज होगा वी विल गो फॉर डेब्ट, और यही अनफेवरेबल लिवरेज होगा तो गो फॉर इक्विटी, यानी कि रिटर्न इज लेस देन दी कॉस्ट। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ डेब्ट। अब अगर हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट की बात करें तो भाई हमें सस्ते से सस्ता लेना, अरे एक सेकंड, चलो गाइस 15 मिनट में खत्म करना है। अगर हमें सस्ते से सस्ता पैसे पे लेना है, अगर सस्ते से सस्ते में पैसा मिल रहा है तो डेब्ट, नहीं तो इक्विटी। अब कॉस्ट ऑफ डेब्ट का भी मैं फॉर्मूला बता देता हूं, दैट इज इंटरेस्ट 1 - T। ठीक है, अब इसके लिए लॉन्ग वीडियो आप देख लीजिए। इंटरेस्ट 1 - T। अब सपोज अगर 10% इंटरेस्ट रेट है, 30% टैक्स रेट, और कॉस्ट ऑफ डेब्ट आएगा 7। अब जैसे जैसे टैक्स रेट आप बढ़ाते जाओगे हमारा कॉस्ट ऑफ डेब्ट हो जाएगा 6, फिर 5। तो हायर टैक्स रेट से हमारा कॉस्ट ऑफ डेब्ट हो जाएगा डिक्रीज, और हमें क्या प्रेफर करना है, डेब्ट। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। भाई दो कंपनी हैं, दोनों कंपनी का शेयर प्राइस है 100 रुपए। एक ने डेब्ट लिया 10, एक ने लिया 10,000। रिस्क किसमें ज्यादा है, बी में। इसका भी शेयर प्राइस 110 हुआ, इसका भी 110 हुआ। अब हम बी के शेयर को क्या करेंगे, सर बेच देंगे, ए में आ जाएंगे। क्यों? जब मैंने बी का शेयर खरीदा था तो आई वाज एक्सपेक्टिंग ज्यादा रिटर्न, क्योंकि रिस्क ज्यादा था। तो अगर हम हद से ज्यादा डेब्ट ले लेते हैं ना, तो ये जो इक्विटी वाले हैं ना, उनके एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
उसको पूरा नहीं कर पाओ, इससे अच्छा तो डेप्ट लो ही मत। क्या ले लो? इक्विटी आप नहीं ले सकते भाई एक हद से ज्यादा। भाई तुम अपने इक्विटी वालों को क्या 500x दे पाओगे? 600 नहीं दे सकते। जब एक्सट्रीम डेप्ट ले लेते हो वो गलत हो जाता है, तो हमें एक्सट्रीम डेप्ट नहीं लेना है। नेक्स्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट। डेफिनेशन इज नथिंग बट द कॉस्ट इन्वॉल्व इन रेजिंग द फंड। आप चाहते हो फ्लोटेशन कॉस्ट कम से कम रहे तो गो फॉर डेप्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट हाई रहे चलेगा तो गो फॉर इक्विटी। अब रिस्क, अब हमारे बिजनेस में दो तरीके के रिस्क होते हैं, एक फाइनेंशियल रिस्क, एक ऑपरेटिंग रिस्क, जिसको हम बिजनेस रिस्क भी बोलते हैं। फाइनेंशियल रिस्क इज द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, बिजनेस रिस्क द बिजनेस को चलाने के खर्चे, रेंट, इंश्योरेंस वगैरह। दोनों में से कोई भी रिस्क ज्यादा है ना, मत लो भैया डेब्ट, ले लो इक्विटी। अगर दोनों कम है तब आप ले सकते हो डेब्ट। क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर हो गई, ये सारे पॉइंट। और फिर और भी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी। अब मेरे पास 100 करोड़ की एसेट है और उस पर मैं 90 करोड़ का लोन ले चुका हूं। अगर मैंने ऑलरेडी 80 का लोन ले लिया, अब मुझे 10 करोड़ और चाहिए, अगर मैंने डेप्ट ले लिया तो जीवन में कभी भी लोन मिलेगा क्या? नहीं। मैं क्या मेंटेन रखना चाहता हूं? जस्ट टू मेंटेन दी बोरिंग पावर, कि मेरे हाथ में पैसा होना चाहिए, जब भी चाहिए तो लोन मिल जाता है। अगर मैं ये बोरिंग पावर मेंटेन रखना चाहता हूं तो गो फॉर इक्विटी। बोरिंग पावर जाए तो चलेगा, देन गो फॉर डेब्ट। कंट्रोल, आपको अपने बिजनेस का कंट्रोल अपने पास ही चाहिए, फिर से वही डेब्ट। कंट्रोल जाए तो चलेगा तो इक्विटी। आवाज नहीं गाइस प्लीज। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जब भी हम पैसा लेते हैं तो सेबी, कंपनीज एक्ट, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हमें फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट कंडीशन, वही बुलिश होगा तो शेयर्स, बेयरिश होगा तो डेब्ट। कैपिटल स्ट्रक्चर, जब हम पैसा ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें खुद का नहीं देखना, बाकी सारे लोगों का भी देखना है क्या स्ट्रक्चर रहा। ठीक है, अगेन ये सारे पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूं। चलो फर्स्ट पॉइंट क्या है? क्या स्ट्रॉन्ग है तो डेब्ट, स्ट्रॉन्ग आईसीआर डेब्ट, स्ट्रॉन्ग डीसीआर डेब्ट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट, डेब्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट सस्ता ऑफ डेब्ट, लो टैक्स रेट, लो इक्विटी, हाई टैक्स रेट, डेब्ट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक्सपेक्टेशंस होती है, फ्लोटेशन कॉस्ट लो चाहिए तो डेब्ट। रिस्क में दोनों दे सकते हैं, फाइनेंशियल एज वेल एज ऑपरेशनल। नेक्स्ट क्या है? अगर आपको बोरिंग पावर मेंटेन रखनी है, क्या मेंटेन रखनी है? बोरिंग पावर, देन गो फॉर इक्विटी। कंट्रोल अपने पास ही है तो डेब्ट। रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने, बुलिश होगा तो शेयर्स। कैपिटल स्ट्रक्चर दूसरों का देखते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्वॉल्व इन फिक्स कैपिटल। इसमें सबसे पहला पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस। दो तरीके के होते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरर, एक होता है ट्रेडर। और ट्रेडिंग में द होलसेलर भी आ जाएगा, रिटेलर भी आ जाएगा और सर्विस प्रोवाइडर भी आ जाएगा। अब टीवी बनाओगे तो मशीन ज्यादा लगेगी तो फिक्स कैपिटल मैन्युफैक्चरर को हाई। नेक्स्ट है स्केल ऑफ ऑपरेशन। जैसे जैसे बिजनेस का स्केल बढ़ेगा, सेल्स बढ़ रही है, यानी मशीन्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। हायर द स्केल, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी हाई। हाई स्केल, हाई फिक्स कैपिटल। चॉइस ऑफ टेक्निक, गुड्स बनाने को दो टेक्निक होती है, एक होता है कैपिटल, एक होता है लेबर। कैपिटल में हम यूज करते हैं मशीन्स, लेबर में हम इंसान अपने खुद से बनाते हैं। जब हम मशीन को यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिक्स कैपिटल भी बढ़ जाएगा। तो कैपिटल इंटेंसिव में हाई फिक्स कैपिटल, लेबर इंटेंसिव में लो फिक्स कैपिटल। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। हम ऐसे बिजनेस में जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट बहुत जल्दी अपग्रेड होती है, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में, यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी अपग्रेड होती है। 2G 3G 4G ये वो आता रहता है, तो फिक्स कैपिटल हो जाएगा हाई, नहीं तो फिक्स कैपिटल हो जाएगा लो। ग्रोथ, हम एक बिजनेस से दो से चार से 10 आउटलेट खोलते जाते हैं। हायर ग्रोथ गिव्स मी हायर फिक्स कैपिटल। डाइवर्सिफिकेशन, हम एक बिजनेस से दूसरे, सपोज अब मैं स्टडी सर्कल से कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अब स्टडी सर्कल ने एक फैशन स्टार्ट किया, स्टडी सर्कल नहीं किया, जितने नए बिजनेस स्टार्ट करोगे फिक्स कैपिटल भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है एक है फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स, कि भाई एक होता है इस एसेट को हम बाय कर ले,
और दूसरा है हम इसको लीज पे, रेंट पे ले लें। जब हमारे पास फाइनेंशियल अल्टरनेटिव मतलब पूरा पैसा ना देके किस्तियों में देने का ऑप्शन है, तब हमारा फिक्स कैपिटल हो जाएगा लो, नहीं तो हमारा फिक्स कैपिटल रहेगा हाई। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। हम सोच रहे क्यों ना मिलकर काम करें। हम अकेले अकेले 2 रेस्टोरेंट चला रहे थे, सोचा क्यों ना दोनों रेस्टोरेंट्स अब मिलकर एक बड़ा रेस्टोरेंट बनाते, तो कुछ चीजें एक साथ यूज हो जाएगी। तो जितना लेवल ऑफ कोलैबोरेशन हाई होगा उतना ही फिक्स कैपिटल भी हाई, और लेवल ऑफ कोलैबोरेशन कम होगा तो फिक्स कैपिटल हाई होगा तो फिक्स कैपिटल लो, और जितना कम होगा उतना फिक्स कैपिटल हाई। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे सारी चीजें समझ आ गया। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, उसको छोटा सा एक वीडियो फिर से बना देंगे। और वर्किंग कैपिटल इज योर डे टू डे ऑपरेशन। फर्स्ट 2 पॉइंट सेम, मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कैपिटल हाई तो वर्किंग भी हाई। स्केल ऑफ ऑपरेशन, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल। 2 साइकिल होते हैं, बूम और डिप्रेशन। मंदी के टाइम पैसा कम लगता है, तेजी के टाइम पैसा ज्यादा लगता है क्योंकि ज्यादा सेल है। प्रोडक्शन साइकिल, भाई मैं केक बना रहा हूँ, छोटा साइकिल है, पैसा ज्यादा नहीं लगेगा। मैं शिप या बिल्डिंग बना रहा हूँ, 5 साल लगेंगे, पैसा ज्यादा लगेगा। हायर प्रोडक्शन साइकिल, हायर वर्किंग कैपिटल। लोअर प्रोडक्शन साइकिल, लोअर वर्किंग कैपिटल। सीजन, जैसे अभी ठंडियों का सीजन, जैकेट का सीजन आ गया तो वर्किंग कैपिटल हाई, उसको पीक। वही 6 महीने बाद गर्मियों में नहीं चलेगा तो वर्किंग कैपिटल लो, अभी हाई फिर लो। अब गाइस जितना ज्यादा आप उधार दोगे उतना ज्यादा पैसा लगेगा। हायर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, अगर मैं उधार ज्यादा दे रहा हूं तो वर्किंग कैपिटल हाई, वो हम उधार नहीं दे रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल लो। नेक्स्ट है क्रेडिट अवेल, मुझे भर भर के उधार मिल रहा है, मुझे ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है तो वर्किंग कैपिटल लो। इसमें आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल में लीड टाइम, आपको बिजनेस में कितना टाइम लगता है रॉ मटेरियल को हासिल करने। अब मेरे एप्पल्स हिमाचल के ऐसे गांव से आते हैं जहां आने में 3 महीने लग जाते हैं, लीड टाइम इज हाई तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, स्टॉक रखना पड़ेगा। लेकिन मेरे एप्पल बाजू ही है, क्या मतलब है स्टोर करके, टाइम ज्यादा लगेगा, वर्किंग कैपिटल लो। अगर लीड टाइम ज्यादा है तो पैसा ज्यादा, लीड टाइम कम है तो वर्किंग कैपिटल हाई। लीड टाइम याद रखिएगा कितना टाइम लगता है प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर रिसिप्ट की, भाई यहाँ पे लीड टाइम जैसे एप्पल में बताया 3 महीने, जब आपने ऑर्डर प्लेस किया और आपको 3 महीने बाद मिलेगा, ज्यादा है तो स्टॉक रखना पड़ेगा तो वर्किंग कैपिटल हाई, नहीं तो लो। लेवल ऑफ कंपटीशन, ऑपरेशनल ग्रोथ, चारों में सिंपल लॉजिक है। ये चारों चीजें ऑपरेशन एफिशिएंसी अलग है, बिजनेस को एफिशिएंटली मैनेज करोगे फर्स्ट चैप्टर तो कॉस्ट वर्किंग कैपिटल लो, नहीं तो वर्किंग कैपिटल हाई। ये तीनों पॉइंट सेम है, लेवल ऑफ कंपटीशन, ग्रोथ, इन्फ्लेशन, ये तीनों पॉइंट में एक चीज है, बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, हायर ग्रोथ हायर वर्किंग कैपिटल, हायर महंगाई हायर वर्किंग कैपिटल, और कंपटीशन जितना ज्यादा उतना ही वर्किंग कैपिटल हाई। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। लास्ट वाला पार्ट में फिर से एक 5 मिनट का वीडियो बना दूंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते, स्टे ट्यून्ड, टाटा, बाय बाय, सी यू।